जमीयत उलमा इस्लाम का वफ़द उनके सरबराह मौलाना फजल रहमान की क़यादत में हमारे मरकज़ी दफ्तर में आया है हैदराबाद में। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको खुशामदीद हमने कहा, और मौजूदा हालात पर इनकी और हमारे दरमियान बड़ी हम आहंगी पाई जाती है। इसी हवाले से ये बहुत बड़ी बुनियाद बने हैं मौलाना साहब की शख्सियत, जो हमने मज़ाकरात का ये तसलसल कायम रखा है। और मैं मौलाना साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप आज कराची की मीडिया से बात करें। फिर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जबकि हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश हो चुकी है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात चलते रहे हैं। इस्लामाबाद में भी मुलाकातें हुई हैं, और आज जब मैं यहाँ कराची आया तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं उनके मरकज़ में हाज़िरी दूँ। गुफ्तगू तो जैसे कि खालिद मकबूल साहब ने ख़ुद ही फरमाया कि हम आहंगी पाई जाती है, मैं कहता हूँ हम आहंगी नहीं, भरपूर हम आहंगी पाई जा रही है। और मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। ये और बात है कि MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए, तो इतना तो होता ही है। तो इस एतबार से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है, और उसमें जो हुकूमत के इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं, सबके साथ हमारे राब्ते हैं, सबके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। और दो में से एक फ़ैसला तो हो चुका है कि अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे, और हमारे साथ फ़ैसला करने में शायद इसका बाकायदा ऐलान करने में कुछ वक्त एक आध दिन और लग जाए। तो वो मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है, और आप देख रहे हैं जिस तरह की वो या उसकी जमात के लोग मीडिया के ऊपर जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी शरीफ इंसान की ज़बान नहीं हो सकती। और मैं नहीं समझता कि इतने बड़े मनसब पर ऐसे लोगों का होना, हमारी राय बिल्कुल सही थी कि ये उन मनासिब की बेतौकीरी है। आज जब ये लोग कहते हैं अमर बिल मारूफ़ का लफ्ज़ बोलना भी उनको नहीं आता, और पूरी आयत तो सिरे से नहीं आती कि ये कहाँ लिखा हुआ है कुरान में और कौन सी आयत में है, और आयत कैसे पढ़ी जाएगी। ताज्जुब मुझे इस बात पर है कि जो सरतापा मुनकर है वो अपने आप को मारूफ कह रहा है। सरतापा मुनकरात से भरे हुए सबसे बड़ी बात, और अपने आप को मारूफ कह रहे हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती। और उनके हलीफों से मैं ज़रूर अपील करूँगा कि मुनकरात का साथ देने के नतीजे में अब उसकी तलाफ़ी करना आप पर वाजिब हो चुका है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तलाफ़ी होगी, और कौम को इससे निजात दिलाना मकसूद है। मौलाना साहब सवाल ये है मौलाना साहब जो हालात आपने मौलाना साहब की राय भी सुन ली है। हम मौलाना साहब की राय को और इनके साथ जो कौमी क़यादत है, अकाबरीन है, उसको बड़ी अहमियत देते हैं। इनके मशवरों को भी और राय को भी, और उसकी रोशनी में ही फ़ैसला करेंगे। लेकिन मौलाना साहब आप और जो कौमी कायदीन है बड़े खुश नसीब हैं कि उनको उन हालात का सामना नहीं है जिन हालात का हमें सामना है। और गुज़श्ता 15 साल में कौमी धारे में शामिल होने के लिए और कौमी क़यादत के साथ शामिल होने के लिए हमारे पास, पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं बची और हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ी गई है।
تو ہمیں تو ایک دن نہیں، ایک لمحہ جو ہے ہمارے لیے قدم پھونک پھونک رکھنے کی، ایسے موقع پر ہمیں تو آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم دوسری طرح بھی سوچنے کا ایک آپشن ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم آپ سے آج بھی درخواست کی ہے کہ اس خصوصی حالات ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے بھی، ایک قوم کی حیثیت سے بھی، اس کی 50 سال کی داستان ہے جس کو میں دہرانا مناسب نہیں سمجھوں گا، آپ جانتے ہیں، اور 15 سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیے گئے، دیوار پہ چنوا دیے گئے. تو جو ہمیں لگے گا ہمیں سانس لینے کی اجازت مل رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جماعتیں جو آج اپوزیشن میں بھی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کوئی کارکن لاپتہ نہیں ہے. ہمارا ابھی بھی حکومت میں ہوتے ہوئے 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. آپ میں سے اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایسے ہی رہے پاکستان میں. آپ کی کسی کی دفاتر بند نہیں ہیں، منہدم نہیں کیے گئے، ہمارے ہیں. اس حکومت سے ہمیں یہ تھا کہ کم سے کم وہ ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی. اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچے، اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ آئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے اور آپ کے تجربے سے پاکستان جن مشکلات میں آج کھڑا ہے ان سے نکلنے کے لیے ہم آپ کا اور آپ ہمارا ساتھ دیں. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ موجودہ حالات کے ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہے موجودہ حالات کا ذمہ دار جو اس وقت حکومت کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں؟ اور مولانا صاحب اس ٹائم OIC چل رہی ہے اسلام آباد میں، ہم ایسا کون سا تیر مار لیں گے OIC میں آپ کی نظر میں؟ کشمیر پہ کیا مکمل قرارداد کوئی پاس کروا سکیں گے؟ اپنے موقف کو بتلا سکیں گے آج OIC کے اندر بھی؟ موجودہ حالات دیکھیے، ایک ان کی سوچ ہو سکتی ہے. اگر OIC کا اجلاس اسلام آباد میں رکھا گیا ہے تو اس اجلاس کے تاریخ کے تعین سے پہلے حزب اختلاف 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کر چکی تھی. کیوں پوری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ ایک طرف پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہے، دوسری طرف اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے. یعنی اب وہ قوم کا نمائندہ نہیں ہے، اور ان حالات میں وہ پوری قوم کو، لانگ مارچ کو، عدم اعتماد کی تحریک کو باہر کے مہمانوں کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے وقت میں بھی ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہمان کا احترام ہم پر لازم ہے. ہم انہیں حکومت کا مہمان نہیں، قوم کا مہمان اور پاکستان کا مہمان سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے 23 مارچ کی بجائے 25 مارچ کی شام کو مارچ کے قافلے اسلام آباد میں داخل ہونے کی ہدایات دی ہیں. انشاءاللہ العزیز پورا ملک آئے گا. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا کون سا وہ بدبخت شہری ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس بات کا ثبوت دے گا کہ میں اس ملک کی تباہی میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں. یہ کون بدبخت ہوگا، اور کیسے ممکن ہوگا یہ کہ آج اس حالات میں جبکہ ملک ڈوب چکا ہے، پاکستان کی اکانومی یہاں تک کہ ہمارا مرکزی بینک پاکستان کے اختیار سے نکل چکا ہے، ہمارے سالانہ بجٹ کا تخمینہ 0 سے نیچے جا چکا ہے، ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 185 کو کراس کر رہا ہے. مہنگائی چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، چاہے تیل کی صورت میں ہو، بجلی کی صورت میں ہو، چاہے دوائی کی صورت میں ہو، عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. اور ان حالات میں بھی وہ جلسوں میں کھڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ بڑی جرأت مند مرغی ہے کہ جو اپنا چونچ گند میں مارتی ہے اور گند کو چکتی ہے اور پھر اپنی
चोंच को ऊंचा भी रखती है। मौलाना साहब ये कमाल है बताएं इसका। इस मौजूदा सूरत हाल में जो स्पीकर कौमी असेंबली वन है, बाय वन कर लें स्पीकर प्लीज, कौमी असेंबली प्लीज जो वन है बाय वन मौजूदा कर लें। सूरत हाल में पहले उसका तो किरदार मौलाना ये बताएं आप कि जो धमकियां दे रहे हैं 3 लोगों को जो धमकियां दे रहे हैं कि इसके बाद अगर अदम एतमाद अगर कायम नहीं, हुकूमत ने धमकी दी है, तो उसकी आपने क्या सोचा कि किस तरह निपटेंगे? दूसरा ये है कि जब वज़ीर आज़म जाएंगे तो सोच ये आ रही है कि वो जब खुद नहीं खेलेंगे वो किसी को खेलने नहीं देंगे, सिस्टम डीरेल की तरफ ना चला जाए। तो इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असेंबली ये भी ऐलान कर रहे हैं कि अंसारुल इस्लाम के मुकाबले में वो अपनी एक फोर्स तैयार करेंगे और अपने अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। क्या कहेंगे आप? हज़रत बात यह है कि हर पार्टी वो अगर एक रज़ाकारों की तंजीम रखना चाहती है तो रखे, और हैं इन्होंने जो टाइगर फोर्स बनाई हुई है उसके मुकाबले में हमारे तो खादिम हैं। हर पार्टी के पास कारकुन होते हैं, वो उनके जलसों को कंट्रोल करते हैं, उसके नज़म को बरकरार रखते हैं, वहाँ दरिया बिछाते हैं, स्टेज लगाते हैं, इस पानी पिलाते हैं लोगों को। इस खिदमत में जो तंजीम एक पार्टी के दस्तूर का हिस्सा है, वो दस्तूर जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो चुका है, इस तरह के सवालात पैदा करना कि चूँकि ये मजहबी लोग हैं, चूँकि ये दाढ़ी पगड़ी वाले लोग हैं, आजकल बड़ी आसानी से उनको निशाने पे रखा जा सकता है, जल्दी से उनकी निस्बत दहशतगर्दी की तरफ की जा सकती है। अब जो उन्होंने धमकियाँ दी हैं कि फिर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तो फिर शादी नहीं करेगा वाला अंजाम तो खुद अपना देख ले, बाकी उनकी बात तो बाद में करें। सिंध हाउस के दरवाजे तोड़े, सिंध हाउस के दरवाजे तोड़े, आप मुझे बताएं, मेरे आप मुझे देखें कि सिंध असेंबली के ऊपर, सिंध हाउस के ऊपर जो उन्होंने हमला किया है, ये किस शराफत का नाम है? लॉजेस में अगर 10 रज़ाकार मौजूद थे, 10, और 10 को 70 बताया गया झूठ बोलकर, और 10 अपने मेंबरान पार्लियामेंट के साथ एक लाश के अंदर मौजूद है, मुनक़सिम लॉजेस में भी नहीं, और एक ड्रामा रचाया गया कि ये तो पता नहीं कोई हल्ला बोल गए थे, जैसे उन्होंने लॉजेस पे कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम सियासी जमातों का कि जिन्होंने उस मौके पर एकजहती का मुजाहरा किया, भरपूर तौर पर किया, और इन्होंने जो वहाँ दहशतगर्दी की, दरवाजे तोड़े, वो किस ज़ुमरे में आएंगी? क्या दुनिया उसका नोटिस लेगी या नहीं? मौलाना साहब ये बता दें, मौलाना साहब ये बता दें, मेरा ख्याल है कि ख़त्म करें जी। MQM समेत जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो फैसला करने में देर क्यों लगा रहे हैं? कहीं ये आपके साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहे? एक ये मुझे बता दें, और इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असेंबली का क्या किरदार है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो 25 को इजलास बुलाएगा और कुछ भी नहीं करेगा, वो आए बाएं चाएं हो जाएगा। मौलाना साहब, ये पीपल्स पार्टी ने जो मुतालबात माने हैं MQM पाकिस्तान के, तो आप गारंटी लेंगे जरदारी साहब उन पर अमल दरामद करवाएंगे? देखिए, बात यह है कि कुछ चीज़ें एतमाद के तौर पर की जाती हैं। 14 साल में तो इख्तलाफ रहा, 14 साल में शिकायतों का तबादला रहा, लेकिन हालात बदलते हैं, और बदलते हुए हालात कुछ नई तालीमात देती हैं, नई राहें देती हैं। आज जब दोनों जमातों के दरमियान राब्ता हो चुका है, उनकी टीमें एक दूसरे के साथ बैठी हुई हैं, और पीपल्स पार्टी ने ये इशारा दे दिया है कि हम उनके मुतालबात तस्लीम करने को तैयार हैं, और बल्दियात के नए तरमीमी बिल में हम उनके मुतालबात को समोने के लिए तैयार हैं। तो इसके बाद तो मेरे ख्याल में बहस ख़त्म होनी चाहिए। हाँ जी, आप भरोसा करते हैं भाई? जाहिर है भरोसे की बहुत दुनिया चलती है। अगर भरोसा ना हो तो मैं यहाँ खड़ा ना हो सकता। मौलाना साहब, आप ये बताइए, मिसाक़ जमहूरियत में नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया, बहुत सारे मामला हुए। आप इस बात की गारंटी ऐसी क्या देने आए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कि जो है वो यहाँ पर उस पर अमल होगा? आप इनको जमानत दे रहे हैं क्योंकि बहुत पक्के जमानती बने आप इस टाइम पर। हमारी सियासत जो है वो जमानतों की सियासत नहीं है, एतमाद की सियासत है, ज़बान के एतमाद की सियासत है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।